मतलब एक रिवर्स में जाके थोड़ा फोकस करवा देता कि समझो आप लोग कैसे कैसे टॉपिक जाता है। अब देखिए, देखने यहाँ पे होता क्या है कि इसमें मान लीजिए एक सॉल्यूशन है आपका। लेट कर लो कि 25 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड्स। तो मेघा ने एक बार बताइए कि आपके पास ये सॉल्यूशन किसका है, वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड? ये पहले बताओ, ये सब आइडेंटिफाई करो आप लोग। वीक एसिड। वीक एसिड्स का। तो मान लो कि पीके का वैल्यू मैंने दे दिया इसका 4.74 मैंने दे दिया। मान लीजिए कि मैंने इसका पीके का वैल्यू 4.74 दे दिया आपको। बेटा, राइट नाउ वी आर नॉट स्टार्टिंग द टाइट्रेशन, राइट? श्रवण बताइए, अभी टाइट्रेशन मैंने स्टार्ट नहीं किया। अगर मेरे को पूछेगा कि इसका पीएच अब बताओ क्या होगा, तो सीधा पीएच हम लोग किसके फाइंड करेंगे? के का, पीके का वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे पीएच जो फाइंड करेंगे, तो पीएच फाइंड करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पीके माइनस लॉग सी। हाँ सर। तो बेटा लॉग सी का वैल्यू 0.1 लेंगे तो उसका तो -1 वैल्यू आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। आप जब जाओगे 5 करोगे तो 5.74 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 5.74 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये टू टू जब, और आपका ये क्या हो जाएगा आपका 8, ये 7। बेटा बताओ पीएच किसके क्लोज है अभी? 3 के क्लोज है। अब देखो नाउ, अब क्या करेंगे, मान लो कि इसमें आपका ये जो सॉल्यूशन था, देखिएगा अपने आप समझ में आ जाएगा। 25 ml ऑफ 0.1 मोलल आपका ये एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन था। और लेट कर लो कि इसमें आप ऐड करते चले गए यहाँ पे। देखिए, ये ऐड करते चले गए, लेट कर लो यहाँ पे 25 ml या जो भी रखे इसमें, मान लो कि मैंने 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन रखा। बेटा ये बता दो, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 20 ml अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो पीएच क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग? 20 ml सिर्फ मैं आपको ऐड करूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर होगा। आफ्टर, देखिए आफ्टर एडिशन ऑफ, मान लीजिए 10 ml दिए, 10 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर 10 ml देंगे, आपको तो लगता है कि एसिटिक एसिड जो होगा वो तो रिएक्ट करेगा। एसिटिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बेटा बनाएगा क्या, सोडियम एसिटेट प्लस सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा कि नहीं सर? हम बताइए, सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखना टाइम जीरो पे आपने मिली मोल्स में सारा वर्क करना, बफर जब तक रहेगा तो मिली मोल्स वर्क करना। आप इसका ले रहे हो 25 × 0.1, इसका मतलब 2.5 मिली मोल्स आप ले चुके हो उसका। तो इसका मिली मोल कितना आपने ऐड किया, इसमें आप ऐड करो तो कितना ऐड करो आप? 10 × 0.1, ये हो गया 1। अब तो ये 0 होगा आफ्टर रिएक्शन। ये आपका 1.5 बचेगा, ये 0 होगा, ये 1 बचे बनेगा। बेटा ये बता दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ऊपर से ऐड कर दो, लेकिन सॉल्यूशन जो उसमें आपका सोडियम एसिटेट जब 10 ml आपने देके स्टॉप कर दिया अभी एडिशन, तो आपका सोडियम एसिटेट और कौन रहेगा, एसिटिक एसिड, यही दोनों रहेगा कि नहीं मिक्सर में? एसिडिक बफर। हाँ सर। तो आपका जो सॉल्यूशन है अभी, सॉल्यूशन में रहेगा आपका एसिटिक एसिड्स और आपका रहेगा सोडियम एसिटेट। तो बेटा ये आपका खुद से सोचो, आपके पास वीक एसिड है, उसी का सॉल्ट भी सॉल्यूशन में, तो ये हो गया एसिडिक बफर। गुड, पकड़ रहे हैं आप लोग। अब देखिए क्या होता है आपका एसिडिक बफर। आप बेटा जब पीएच फाइंड करोगे तो पीएच क्या होगा, पीके प्लस लॉग, क्या करेंगे, सॉल्ट बाय एसिड। तो सॉल्ट बेटा 1 लेंगे,
1.5 लेंगे तो ये वैल्यू आपका जो देखा आपने 4.74 था, ये प्लस लॉग 2/3 कर सकते हो कि नहीं श्रावण, बताइए 2/3। हाँ सर। तो ये 4.74 प्लस करेंगे तो ये log 2 माइनस log 3 हो जाएगा। और आपको पता है log 3 का वैल्यू लेट कर लो कि log 3 का वैल्यू मैं ले रहा हूँ 0.48। तो बेटा वो डिफरेंस कितना होगा, -0.18, क्योंकि log 2 का वैल्यू मैंने कितना बताया, तो सर ये बताइए 0.30 लेके चलो आप। तो ये जब आ जाएगा तो आप 0.18 उससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा आपका 4 देखिए आपका कितना आ जाएगा, ये 8 करेंगे तो ये 60 आपका 4, और इधर से कितना आ जाएगा देखिए सब 4.56। 4.56 आ यस जाएगा। सर। गुड। अब बचाइए बेटा, आप खुद से सोचो, आप जो स्टार्टिंग में जा रहे थे वो 2.853 के करीब था। अब बेटा देखो यहाँ पे ये चला गया 4.5, तो कोई ड्रामेटिक चेंज दो से तो नहीं ना चेंज हो रहा, बताओ। ज्यादा तो पीएच चेंज नहीं हो रहा आपका। अब देखो, आफ्टर एडिशन ऑफ 20 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी भी बफर रहेगा कि नहीं, बताइए। अगर 20 ml आपने डाला तो अभी भी बफर रहेगा कि नहीं, बताइए। आप लोग 20 ml डाले तो बफर रहेगा कि नहीं अभी भी। ऐश्वर्या बताइए, रौनक, बफर रहेगा ये, हाँ अब बता दो। टाइम जीरो पे आप स्टार्टिंग का पॉइंट से टाइम जीरो पे इसका कितना मिलीमोल लेते, 25 × 0.1 थे कितना आता 2.5। ये 20 × 0.1 करेंगे तो कि बेटा क्या होगा 2 0। आफ्टर रिएक्शन ये कितना बनेगा 0.5, 0.5। ये 0 ये 2। आप खुद से सोचिए, आप जो पीएच फाइंड करने जाएंगे तो पीके लेंगे, फिर अब फिर लॉग मिलीमोल्स का ही रेशियो मोलर कंसंट्रेशन सेम होता है, 2/0.5 करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा log 4 आ जा रहा है वहां पे, log 4 के वैल्यू 0.6 आप बोल सकते हैं। तो ये देखो, ये जैसे आप 6 लेंगे ये 4 हो जाएगा, और ये आपका 13 हो जाएगा 3, ये 5.34। 5.34। अब बेटा बता दो, यहाँ से यहाँ तक का देखो 10 ml से जर्नी से 20 ml तक जर्नी तक गए तो बहुत ड्रामेटिक चेंज हो रहा है पीएच, नहीं, नहीं हो रहा कोई ड्रामेटिक चेंज पीएच। अब एक काम करना, आफ्टर एडिशन ऑफ 24 ml of सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेटा 25 पे जाके इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, 24 मैंने ml लिया, अभी भी बफर रहेगा कि नहीं। हाँ सर। तो पीएच अगर फाइंड करेंगे तो पीएच क्या फाइंड करेंगे इससे 4.74 प्लस लॉग, अगर आप 2.4 लेंगे तो वो तो चला जाएगा, 2.4 ही बचेगा, ये सॉल्ट है, ये क्या होगा 0.1 बचेगा आपका, तो ये 0.1 ये कैंसिल करोगे, टू आपका क्या हो जाएगा 6 × 4, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 4 × 6, मतलब 4 × 2 कर सकते हैं ना, तो ये 2 × 3 कर देंगे तो 8 अगर करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ आपको, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 24 है ना, तो 24 का वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये आप कर सकते हो यहाँ पे 24, तो ये 6 और 4 तो 0.9, ये 0.6, तो 1.5 के करीब आएगा। क्या बता दो, बहुत ड्रामेटिक चेंज आएगा बताइए। 1.5 के करीब ले लिए, तो 1.5 के करीब लेंगे तो 5 लेंगे, नहीं 6 हो जाएगा वो, तो देख रहा हूँ 4, और ये आपका हो जाएगा 13, तो ये क्या होगा 6। आप थोड़ा सोचो कि अगर 25 ml पे ही अगर मैं जाऊंगा तो कहाँ पीएच चला जाएगा।
एडिशन ऑफ 25 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे देखना लास्ट पॉइंट इसी से पकड़ में आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम नहीं लगेगा, ग्राफ सब समझ में आ जाएगा आपका। सोडियम, ये देखो एसिटिक एसिड है, इसको मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स किया, फिर ये बनेगा आपका। ये मत समझना है कि आप वहां पे क्रिएट कर रहा है, नहीं, ये सब ज्यादातर एक ओरिजिनल सोल्यूशन में ये सब डाला जाता है। टाइम जीरो पे कितना मिलीमोल्स था आपका? 25 × 0.1। ये कितना है? ये 25 × 0.1 ही लेंगे, ये जीरो होगा। आफ्टर रिएक्शन आपका बेटा ये जीरो है, ये जीरो है, ये आपका बनेगा 2.5। आप बताओ क्या होगा? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होगा कि नहीं यहाँ पे? श्रावण बताइए। हाँ सर, सॉल्व एनानिक हाइड्रोलिसिस, हम्म, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। नहीं नहीं, एनानिक हाइड्रोलाइसिस होगा। इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन सोडियम हाँ सर। एसीटेट लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैटानिक हाइड्रोलाइसिस या एनानिक? एनानिक हाइड्रोलाइसिस, हाँ सर, एनानिक। एनानिक हाइड्रोलाइसिस होगा। अब ये बता दो, आपका मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा सोडियम एसीटेट का? यहाँ पे ये तो 2.5 मिलीमोल्स उसका होगा, तो मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आपका? 0.1। बता रहा हूँ ये। तो मोलर कंसंट्रेशन अगर लेंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट जब फाइंड करने जाएंगे बेटा, तो आप क्या करना है, इसका मिलीमोल्स कितना आपने फाइंड किया, मिलीमोल्स, और वॉल्यूम मिक्सर से सीधा डिवाइड कर देना। तो आप क्या 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 2.5 बाई क्या करेंगे, 25 + 25 तो 50 हो जाएगा वो। अब 50 जैसे हो जाएगा तो वो 0.05 आ जाएगा कि नहीं? बताइएगा। हाँ सर। तो बेटा ये सबसे शॉर्टकट मेथड है, सबसे इजी टेक्निक है कि किसी का कंसंट्रेशन फाइंड करना, तो उसका मिली मोल्स को डिवाइड कर दो मोल, ये वॉल्यूम मिक्सर से। वॉल्यूम मिक्सर शुड बी इन द ml, नॉट इन लीटर, ml में होना चाहिए। मैं बेसिक्स में भी पढ़ा चुका, बेसिक केमिस्ट्री में। तो आप बताइए, सबको समझ में आएगा 0.045 मोलर जो होगा? अब बताओ एनानिक हाइड्रोलाइसिस से पीएच क्या होगा, मोर देन 7 या लेस देन 7? मोल्टन 7। मोर देन 7। आपका जो फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा ना, pKa प्लस log C। और ये पीके प्लस हाफ लेंगे तो ये हो जाएगा 4.74। अब प्लस लॉग क्या करेंगे, सी करेंगे तो 5 × 10 का माइनस क्या करेंगे, 2। इसका वैल्यू जब करोगे तो लॉग इन क्या के 5 × 10 का माइनस 2 का वैल्यू फाइंड करोगे, तो लॉग 5 -2 नहीं हो जाएगा, लॉग 5 का वैल्यू 0.7 ले लो, अब -2 ले लो, तो -1.3 ले लेंगे इसका वैल्यू। तो आप ये 7 + हाफ करेंगे तो 4.74 -0.13 ले लेंगे, ये सॉरी 1.3 ले लेंगे। तो आपको क्या लगता है ये वैल्यू कितना, 8 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं? देखो तो श्रवण कितना आ जाएगा, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ 1.5 लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 पॉइंट। आपका ये देखता हूँ यहाँ पे, अगर मान लो ये पे मैंने 1.5 लिया तो ये चला जाएगा आपका 3.5 लिया ना, 3.17 अगर लेंगे हाफ करेंगे तो वो 8 पॉइंट कितना जा रहा है, 8.72। 8 पॉइंट 72। 8 पॉइंट 8.72। 8.72। 72। हाँ, आप खुद से सोचिए कि जब तक बफर था ये, तब तक कितना मेंटेन करके रखा था पीएच, जब तक बफर बना था तब तक कितना पीएच मेंटेन किया, 6 से 7 के 6 के क्लोज। हाँ देखो ना बेटा, 6 के क्लोज बफर तक मेंटेन करके रखा हो कि नहीं? अरे बेटा यस। आप 24.5 ml देंगे तो ज्यादा क्या हो जाएगा, थोड़ा और पुश होगा। लेकिन देखो 6.3 के क्लोज रखें, लेकिन जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया तो वो देखो कहाँ चला गया, सीधा 6 पॉइंट से सीधा चलेगा सडनली कहाँ पे, 8.72। आप 25 ml से अगर मान लो कि 1 ml भी अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा डालोगे, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन का पीएच कौन डिसाइड करेगा, फ्री सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई और फ्री सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो पीएच आपका क्या हो जाएगा, सडनली आपका 10-12 चला जाएगा कि नहीं सर, मन बताइए। हाँ सर। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट उसको बोला जाता है, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट जाएंगे तो आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, तो आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट जो होगा पीएच जो फाइंड करोगे, पीओएच जो हो जाएगा, माइनस लॉग लेंगे, सीधा लिखेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सीधा देके फाइंड करेंगे आप।
जो फ्री होगा, फ्री जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, मतलब टाइट्रेट करने के बाद जो होगा। तो आप बता दो, इसी से पीएच हम लोग फाइंड नहीं कर लेंगे? पीएच आप फाइंड करेंगे तो क्या, पीएच फाइंड करने के बाद पीएच फाइंड करेंगे तो क्या लगता है आपको, 10-12 के करीब चला जाएगा? तब बहुत हायर चला जाता है, लेकिन उसके बाद कोई स्टीपर चेंज नहीं होगा, ग्रेजुअली चेंज होगा, वो 14 की तरफ जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली चेंज होगा। आप देखो, अब जब यहाँ पे हम लोग पीएच का फाइंड करके नहीं समझ गए, अब जब यहाँ पे हम लोग ग्राफ इसको प्लॉट करेंगे, पीएच अब वर्सेस वॉल्यूम किसका ऐड किया आपने बताइए, तो वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये 2 लेंगे, ये अगर मान लो 4 लिए, ये मान लो मैंने 6 लिया, ये मान लो 8 लिया, ये मान लो 10 लिया, ये 12 लिया, ये 14 लिया, तो आप मेरे को बताना, स्टार्टिंग में जब आपने पीएच डाला था, तो स्टार्टिंग का जो पीएच जब आपने जर्नी स्टार्ट किया था, तो पीएच आपका कितना था, 2 पॉइंट कितना था आपका, 74 था कि नहीं? तो 2.74 पे ये पीएच रखोगे। अब बेटा जैसे जर्नी स्टार्ट करोगे तो पीएच आपका सडनली इंक्रीज होगा कि ग्रेजुअली इंक्रीज होगा बफर तक? gradually. ग्रेजुअल। तो बफर तक आप कितना तक जाएंगे, 6 पॉइंट तक जाएंगे, तो 6 पॉइंट तक ग्रेजुअली आप इंक्रीज करते चले जाइए। आप बेटा बता दो, जैसे ही यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो एक बिग जंप आएगा कि नहीं उसको, इसके बाद? देखो ये चला गया आपको। आप जो एंड पॉइंट का बात करो, एंड पॉइंट कहाँ पे आपका, ये एंड पॉइंट सही है, ये पॉइंट है एंड पॉइंट, ये बताओ इस पॉइंट पे आपने कितना वॉल्यूम ऐड किया बेटा, बता दो तो। 25, 25 ml. 25 ml। तो बेटा खुद से सोचिए, ग्राफ पे अगर ऐसा करके मार्किंग देगा तो यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं कि ये वैल्यू जो होगा ये आपका 12.5 ml के करीब होगा? अब बेटा बता दो, 12 पॉइंट अगर 4 ml, 12.5 ml अगर एडिशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 50% यूटिलाइजेशन या 100% यूटिलाइजेशन? 50%. ये जो है ये 50% यूटिलाइजेशन पॉइंट से, 50% यूटिलाइजेशन। अगर मान लो वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से आप टाइट्रेट करो, 50% ही यूटिलाइज करोगे, तो बफर में सॉल्ट और एसिड का जो रेशियो होगा वो 1:1 हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर. तो 50% यूटिलाइजेशन जब होता है तो आप याद रखिएगा हमेशा सॉल्ट का कंसंट्रेशन और एसिड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और एसिड सॉल्ट का कंसंट्रेशन इक्वल होगा तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पीके। आप बता दो, इस ग्राफ से अगर मेरे को पूछेगा कि पीके का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो इस ग्राफ से अगर मैं पीके का वैल्यू फाइंड करने जाऊंगा श्रावण, आप खुद से देखिए, तो यहाँ से मैं सीधा प्लॉट लेके यहाँ पे इस ग्राफ को मैं कट कर दूंगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसको मैं बोल दूंगा कि नहीं पीके। हाँ सर. तो यही सब आपका आईआईटी का जे एडवांस का क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन रिसेंट ईयर 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था। जेई मेन का क्वेश्चन देखिएगा तो वो प्रैक्टिसन के एक और अगर बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग पूछा था, तो यहाँ भी ये आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका इक्वलेंस पॉइंट जो होना चाहिए, दैट शुड बी एट द 7 या बियॉन्ड द 7, ये बताइए, ये समझ में आना चाहिए, बियॉन्ड द 7 या एट द 7, बियॉन्ड द 7। तो Beyond बियॉन्ड द 7. 7 का जब बात करेंगे तो आपका जो ग्राफ को देखने का तरीका होना चाहिए, आपको लाना चाहिए कि बफर जा रहा है, बफर जा रहा है, उसका सडनली यहाँ से इंक्रीज हो गया, तो मतलब कि ये जो इक्वलेंस पॉइंट जो देखोगे ये 7 से ऊपर जा रहा है आपका, जा रहा है कि नहीं, तो समझ आना कि यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है। आप बेटा ये बता दो, इस रेंज में आप कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, इस रेंज में? Phenolphthalein. फेनोल्फथालीन। तो ये सब मैंने बता दिया आपको। आप बता दो, ये ग्राफ अगर दे देगा और आपको पूछेगा पीके का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो आप किस पे वर्क करोगे, इक्वलेंस पॉइंट पे या 50% इक्वलेंस पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन 50%. पॉइंट? 50%. यस। तो ये समझ में आ गया आपका ग्राफ। आप फिर बेटा खुद से सोचो कि दूसरा ग्राफ जो बता रहा हूँ लोग, टाइट्रेशन और वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे एक सिंपल बता रहा हूँ कि आपका एक सॉल्यूशन जो है वीक बेस का है, लेट कर लो कि 25 ml ऑफ 0.1 मोलर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक सोल्यूशन है। इसका पीके बी जो होता है ना, पीके बी ये 4.74 होता है।
बेटा पीके भी अगर 4.74 होगा तो पीएच फाइंड करके पीएच हम नहीं फाइंड कर सकते श्रावण, बताइए यहाँ पे पीएच आपका क्या लगता है? 10-11 के करीब होगा कि नहीं? हाँ मैगन बताइए, आरसी बताइए, 10 के करीब होगा, 10-12 के बीच हाँ में सर, होगा। 10, 11। क्यों? क्योंकि आप बेस है, तो बेस का जो फॉर्मूला लगाए थे आपने, याद कीजिए, तो आपने पीओएच का वैल्यू जब फाइंड किए थे तो एक फॉर्मूला दिए थे पीके बी माइनस लॉग सी। बेटा ये जब पुट करोगे तो आपका पीके ए का पीके बी का 4.74 है, आप माइनस करेंगे आप कितने, +1 कर देंगे तो वो हो जाएगा 5.74, और उसको डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको 14 से सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका बेटा बताओ 14 से सब्सट्रैक्ट जब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा वो बताना आप लोग, कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली? वो approximate- हाँ सर, तुम्हें 10 के करीब आ रहा है। हाँ नहीं नहीं, वो 10-11 के बीच में आएगा कि नहीं ये बताइए। हाँ सर। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि वैल्यू जब फाइंड करोगे तो 2.87 के करीब आएगा, तो पीएच जब फाइंड करेंगे तो 14 माइनस करेंगे 2.87, तो ये वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो कितना के करीब आएगा ये? वो कहाँ चला गया ये? कितना आ रहा है आपका बता दो? 11.13। कितना? 11.13। 11.13। 13। आप बताइए बेटा, जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो 11.13 के मतलब कि 12-11 के बीच से प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। आप बेटा बता दो, अभी मैंने किसको डाला, मैंने एसिड को नहीं डाला। अगर लेट कर लो कि यहाँ पे आफ्टर एडिशन ऑफ, देखो आफ्टर एडिशन ऑफ 10 ml ऑफ HCl, अब बेटा बता दो स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर मैं वीक बेस में डालूंगा तो फिर न्यूट्रलाइजेशन होगा, ऑब्वियसली एसिड बेस रिएक्शन होगा। ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। बेटा ये टाइट्रेशन मैंने स्टार्ट किया, 1 ml 2 ml लेके टाइट्रेशन स्टार्ट कर, तो जर्नी में मैंने बताया था कि इतना अगर डालेंगे तो क्या होगा बताइए। तो आप ये बताना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं रिएक्ट करवाऊंगा HCl से तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। बेटा टाइम जीरो पे आपने कितना मिलीमोल्स में सारा वर्क कर रहा हूँ, बफर तक मिलीमोल्स में रखो, साल्ट एडलेस मिलीमोल्स में रखो, बाद में उसको कंसंट्रेशन में चेंज कर देना। तो आपने इसका लिया था 25 इंटू 0.1, इसका 10 इंटू 0.1, ये 0 होगा आफ्टर रिएक्शन। ये अब बेटा देखना, ये 1.5, ये 0, ये 1, बफर है कि नहीं हरियन, देखो आप यहाँ पे। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में आपको कौन कौन मिल रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। तो बेटा क्या बोलोगे, बेसिक बफर या एसिडिक बफर? बेसिक बफर। आप पीओएच फाइंड करेंगे तो पीओएच फाइंड करेंगे पहले पीके बी प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, तो 1 बाय क्या करेंगे 1.5, तो ये वैल्यू आपका 4.74 है, तो ये प्लस लॉग करेंगे 2 माइनस लॉग 3, तो ये वैल्यू मैंने पहले ही बता दिया था 0.18 के करीब आता आपका डिफरेंस अगर आएगा, तो 0.18 माइनस अगर कर देंगे 4.74 माइनस 0.18, तो वैल्यू कितना बताया था आपने, जो बताया था 4.56 बताए थे कि नहीं आप लोग, सॉरी 4.56 बताया था आपने। पीएच कितना हो जाएगा आपका, 14 माइनस 4.56। बेटा पीएच क्या हो गया, स्टार्टिंग का पीएच से पीएच नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है ये बता दो। नीचे। नीचे जा रहा है, तो ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो डाउनवर्ड आपका ग्राफ आएगा कि नहीं बताइए आप लोग। हम्म। अब देखो बफर सोल्यूशन आ गया तो ये कितना हो जाएगा आपका 9.44। 9.44 कर देंगे। अब सुनिए, आफ्टर एडिशन ऑफ, ये बताना आप लोग खुद से बताइए, आफ्टर एडिशन ऑफ 24 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl अगर डालेंगे तो यहाँ पे जो पीओएच फाइंड करेंगे वो क्या हो जाएगा, पीके बी प्लस लॉग। अब बेटा 24 मतलब 2.4 लिए, अब वो तो आपका
तो ये तो 2.4 ही बचेगा, ये 0.1 बचेगा। तो फिर मैंने वहां पे जो वैल्यू बताया था 1.3 के करीब या 1.4 जितना बताया था, तो 4.74 में आप 1.3 ऐड कर दो। तो ये जैसे देख रहा हूँ यहाँ पे 4 0 ये 5 करीब आएगा। आपका जो पीएच होगा ये क्या होगा, 14 माइनस 5.04, ये अप्रोक्सीमेटली मैं पकड़ रहा हूँ 9। देखो पहले कितना था 9.44, अब ये आ रहा है 9। आपने यहाँ पे 10 ml डाला, ये 24 ml तक यहीं पे था, तो बेटा क्या हो जाएगा, 25 ml को रीच करने से पहले तक आपका क्या होगा, कोई ड्रामेटिक चेंज आ रहा है कि ग्रेजुअली चेंज हो रहा है पीएच? ग्रेजुअली। ग्रेजुअली चेंज होगा। आफ्टर एडिशन ऑफ 25 ml of 0.1 मोलर HCl दिए, तो बेटा ये एक बैलेंस पॉइंट है कि नहीं? हाँ सर। एक बैलेंस पॉइंट पे आ जाएगा तो आप बताना श्रवण क्या होता है, आप बताइए शरिया, यहाँ पे क्या होता है, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। हाँ सर। तो आपका जो ये अमोनियम क्लोराइड ये हाइड्रोक्साइड था HCl के साथ जैसे करेंगे, तो आप जाएंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे, आप प्लस वाटर बनाएंगे, आप टाइम 0 कर दो, इसमें आपने 25 इंटू 0.1, ये 25 इंटू 0.1, ये 0 0, उसको वाटर को तो लोगे ही नहीं, वाटर से कोई मतलब ही नहीं मेरे को। आफ्टर रिएक्शन बेटा ये 0 ये 0 ये 25 2.5, अब बताइए मोलर कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा उसका, अमोनियम क्लोराइड का। मिलीमोल्स उसका 2.5, वॉल्यूम आपका 50, ये भी आपका 0.05 ही आ रहा है आपका। अब यहाँ से क्या करेंगे, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस या एनायनिक हाइड्रोलाइसिस? कैटायनिक कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस। तो ये जाएगा पहले NH4 2 प्लस में टूटेगा, अब प्लस Cl माइनस में, Cl माइनस में टूटने के बाद ये कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस अगर करवाएंगे हम लोग, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस जब करवाएंगे तो ये क्या क्या बनेगा आपका बताना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H प्लस। अब पीएच फाइंड करना आप सीखो, तो पीएच क्या करेंगे, इसका पीएच जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 7 या मोर देन 7, लेस देन 7। तो फॉर्मूला जब लगाएंगे पीएच का, तो सीधा क्या करेंगे, 7 माइनस हाफ पीकेबी प्लस लॉग सी, यही फॉर्मूला था कि निशा बताइएगा। अब देख रहे हैं वैल्यू जितना जाएंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 6 के करीब आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, हाफ कर देंगे, ये 4.74 प्लस लॉग ये 0.05, ये वैल्यू जब जाएंगे तो 5 माइनस 2 करेंगे, 2 माइनस 1.3 जो भी लिए थे माइनस में, आप ये वैल्यू जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखो कितना जा रहा है, 5 6 के करीब आ रहा है कि नहीं, 6 5 के करीब। तो फर्स्ट करके देखिए आप लोग, 5 के करीब जा रहा है कि नहीं। 0.05 है ना, तो log 0.05 को 5 इंटू 10 का -2 कर दो, तो इसमें आप 2 माइनस लॉग 5 कर दो, नहीं नहीं 5 माइनस लॉग 2 कर दो, तो 5 माइनस लॉग 2 करेंगे आप, ये अब लोग देखिए 5 माइनस लॉग 2, अगर लॉग 5 माइनस 2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, लॉग 5 का वैल्यू तो 0.7 ले लो, तो आप 1.3 माइनस 1.3 ले लो, 1.3 उससे सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1.6, तो 4.63 के करीब आ जाएगा, ये आपका 6.1। अगर 4.61 करेंगे तो ये 2.3 के करीब ले लो, और 2.3 से कर दो तो ये आ जाएगा आपका 4.7 के करीब आ रहा है, 4.7 के करीब बेटा। शामिल बताइए आ रहा है कि नहीं इतना। हाँ सर, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अच्छा ये नहीं नहीं आप 5.28 आ रहा है। कितना, 5.28। 5.28 आ रहा था, ठीक है मैं फिर कर देता हूँ, 5.28 कर देता हूँ। हाँ सर, 5.8। अब ये बताइए, आपका जो इक्विवेलेंस पॉइंट होना चाहिए वो 7 से नीचे आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे 7 से नीचे, ये इक्विवेलेंस पॉइंट पे 7 से नीचे, तो इसका जो ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, देखो किसका एडिशन करे, वॉल्यूम ऑफ HCl,
यहाँ पे पीएच फाइंड करूंगा, मैं 2 करूंगा यहाँ पे, तो देखना ये 4 करूंगा, ये मैं 6 करूंगा, ये मैं 8 करूंगा, ये 10 करूंगा, ये 12 किया मैंने। आप बता दो कहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा? 11 के करीब से। 11 के करीब से जब मैं स्टार्ट करूंगा तो देखो कोई मेरा कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं आएगा यहाँ पे, ड्रामेटिक चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे आते गए, यहाँ पे आते गए, देखो जो ग्राफ बताया था मैंने, यहाँ से आप आते रहो, ये नीचे, नीचे बफर, जैसे जाएंगे इक्वलेंस पॉइंट को टच करेंगे आप, देखो सडनली यहाँ से आपका चेंज होके ऐसे चला जाएगा, ये नीचे आते थे। तब बेटा बताना, अगर मान लो कि इक्वलेंस पॉइंट पे जो था, ये मान लो कि ये पॉइंट आपको मैंने लिया 25 ml का, तो बेटा ये इक्वलेंस पॉइंट है कि नहीं ये बताना। इक्वलेंस हाँ पॉइंट 25 ml है कि नहीं? अब ये 25 ml अगर इक्वलेंस पॉइंट है तो वहां पे पीएच आप देखो तो कोरिलेट करके आपका क्या हो जाएगा, 5 के करीब चला जाएगा कि नहीं? 4-5 के करीब जो लिया था आ जाएगा कि नहीं? अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली देखो, हैंड से बता रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन आ सकता है कि नहीं वहां पे, श्रम में बताइए। तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ तक कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं था आपका, तो पीएच जो इक्वलेंस पॉइंट के बाद जब पीएच फाइंड करोगे तो इस रेंज में किसको लेना पड़ेगा? मेथाइल ऑरेंज को लेना पड़ेगा कि नहीं? मतलब किसका कलर चेंज होगा यहाँ पे? मेथाइल ऑरेंज का कलर चेंज हो जाएगा कि नहीं एसिडिक मीडियम में जाके, 3.1 से लेके 4.4 तक के बीच में जो था मैंने। आपको बोलेगा कि अगर आपने वीक एसिड बेस को अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेट करोगे, तो अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या करोगे? जैसे पूछेगा तो आप वहां पे क्या करेंगे बेटा? ये बेटा इक्वलेंस पॉइंट कहाँ रखेंगे? 7 से नीचे, तो वहां पे आप हमेशा मेथाइल ऑरेंज काम करवाइएगा। और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर वीक एसिड को करोगे तो हमेशा आपको इक्वलेंस पॉइंट पे मोर देन 8-9 आपका 10 पे चला जाता है पीएच, तो आपका वहां पे मेथाइल ऑरेंज नहीं करेगा, वहां पे फेनोल्फथालीन करेगा। एक चीज सुनना, आप देखो श्रवण यहाँ पे खुद से देखिएगा कि ये जो 25 था ये तो क्या हो जाएगा, ये 12.5 होगा तो क्या हो जाएगा 12.5 पे वैल्यू? 50%, 12.5 ml लेंगे तो ये क्या होगा, 50% यूटिलाइजेशन। So 14 minus 4.74. नहीं नहीं, ये 50% यूटिलाइजेशन पे है कि नहीं? आप 50% यूटिलाइजेशन का जब कंसेप्ट यूज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू किसका कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड के इक्वल हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे पीओएच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पीके बी। अगर मान लो इस पॉइंट का अगर पीएच यहाँ से फाइंड कर लूंगा, मैं इस पॉइंट का पीएच फाइंड कर लूंगा, उस पीएच फाइंड करने के बाद अगर पीएच फाइंड कर लूंगा तो उतना ही मैं पीके भी बोल दूंगा कि नहीं? सुनो मेरी बात, हाँ सर। इस पॉइंट पे जाके हैंड से बताए, इस पॉइंट पे जाके ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे आप, वो वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आपका पीएच बोल रहा है, तो पीएच बोल रहा है तो पीओएच कितना हो जाएगा, तो 14 माइनस पीएच कर देंगे, 14 माइनस पीएच इक्वल टू क्या होगा, पीओएच। अब पीओएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीकेबी। मतलब इस पॉइंट पे जाके आप यहाँ से कर सकते हो। तो यही पूछा था आईटी का जे एडवांस 2022 का क्वेश्चन था। मतलब ये सीधा बोला था क्या बताओ पीकेबी कितना हो जाएगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया तो आप इस पॉइंट पे क्या करेंगे देखना, इस पॉइंट पे जाके जैसे बताऊंगा तो इस पॉइंट पे पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इस पॉइंट पे जाएंगे पी एच है वो, तो उस पॉइंट पे पी एच कितना हो जाएगा, 14 माइनस पी एच। अब 14 माइनस पी एच करेंगे तो पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी के बी। यही पूछा था, पी के बी का वैल्यू तो नहीं फाइंड कर लेंगे यहाँ से ग्राफ से। अब बताइए ग्राफ समझ में आ गया कैसे फाइंड करेंगे ग्राफ से? हाँ सर। अब देखो एक टाइट्रेशन जब करते हैं हम लोग इसका, अब फोर्थ जो बता रहा हूँ आपको, टाइट्रेशन of weak acids with weak base,
बेटा टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस से करोगे ना। तो नो एनी इंडिकेटर, नहीं कर सकते हो। क्योंकि मिनिमम चेंज इन पीएच मैंने कितना बोला था इंडिकेटर का कलर चेंज होने के लिए, 2। बदेश रमन बताए थे कि नहीं आपको? हाँ सर। इसीलिए आपको देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप अगर मान लो पीएच का कैलकुलेशन करेंगे तो ये अगर पीएच का वैल्यू आएगा, ये वॉल्यूम मान लो कि आपने वी के बेस का डाला, मान लो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डाल रहे हो, और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन में था मान लो कि एसिटिक एसिड्स, और आप उसमें डाल लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये कंडीशन जब आएगा तो देखना क्या हो जाएगा आपका, मैं बता रहा हूँ पीएच कुछ ऐसा आ जाएगा। मतलब ये जो चेंज होगा, ये चेंज अब दो से देखोगे नहीं, ये जो ट्रांजिशन होता है यहाँ पे दो से देखोगे नहीं, तो बेटा बता दो कुछ भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं यहाँ पे? नहीं सर। नहीं, इसलिए इंडिकेटर यहाँ पे यूज नहीं होता। तो अगर आपके पास टाइट्रेशन वीक एसिड वीक बेस का होगा तो नो एनी सुटेबल इंडिकेटर यू हैव फॉर द वीक एसिड वीक बेस इन पॉइंट वी आर गेटिंग थ्रू द कंडक्टेंस, दैट इज पार्ट्स ऑफ क्लास 12 कंडक्टेंस, वहां से फाइंड करते हैं हम लोग कैसे होता है। वो भी जे एडवांस का क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, वो आगे पढ़ेंगे। अभी आप सोचो कि वीक एसिड वीक बेस का छोड़ के अगर कोई भी आप टाइट्रेशन का कर देगा, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक, जैसे वीक एसिड को मैंने स्ट्रॉन्ग बेस से डाला था, अब वीक बेस को मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड से किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन की, तो 3 टाइट्रेशन का ही प्लॉट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से इंडिकेटर का थ्योरी से क्वेश्चन आता है जे एडवांस में। तो ये तीनों का आपका इंडिकेटर का पार्ट होना चाहिए। और एक चीज बता रहा हूँ सुनो, अगर आपके पास ऑक्जेलिक एसिड होगा तो बेटा वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है वो? तो वीक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड लेंगे, तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये डायप्रोटिक एसिड्स होता है, मतलब कि इसमें कितना रिप्लेसेबल OH है, आप चेक कर लो कितना रिप्लेसेबल OH है आपके पास। डायबेसिक एसिड होता है कि मोनोबेसिक एसिड होता है, श्रावण बताइएगा। डायबेसिक। डायबेसिक एसिड होता है ये, लेकिन वीक एसिड है डायबेसिक एसिड से है। आप खुद से सोचो बेटा, आप लोग अगर डायबेसिक एसिड होगा तो कितना प्रोटॉन लॉस कर सकता है? 2, तो इसका इंड पॉइंट कितना आ जाएगा? 2 इंड पॉइंट आएगा। कितना इंड पॉइंट आएगा? 2 इंड पॉइंट आएगा। पॉलीप्रोटिक एसिड जाओगे ट्राइबेसिक होगा तो 3 इंड पॉइंट आएगा। तो जितना ज्यादा बेसिसिटी उतना ज्यादा इंड पॉइंट। आपने मोनोबेसिक एसिड पे वर्क किया था इसीलिए आपका इंड पॉइंट एक ही आया था। अगर डायप्रोटिक लेंगे तो इक्विवेलेंस पॉइंट 2 आ जाएगा। तो ये सब आपका जो फिजी का जो टेस्ट सीरीज है, तो फिजी आकाश का ये सब का जेई एडवांस का टेस्ट देंगे तो वहां पे ये सब क्वेश्चन डाल देता है वो लोग। आई बात समझ में श्रवण? तो नहीं, अभी तक जेई एडवांस मैंने देखा था उसी में देखा था मैंने। तो मान लो आपके पास सॉल्यूशन है यहाँ पे 25 ml ऑफ जीरो, मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, इसके ग्राफ का एक थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ, पकड़ लेना आप उसी से। अब इसमें मैं डाल किसको रहा हूँ देखना यहाँ पे। अब इसमें ये आ रहा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ भी मैंने 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया। अब तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब दोगे, ऑक्जेलिक एसिड क्या था? डायबेसिक एसिड था, तो Ka1 Ka2 होता था कि नहीं? आप मैंने बताया था वीक एसिड का अगर पॉलीप्रोटिक एसिड का Ka1 ग्रेटर देन Ka2 रहेगा, बहुत डिफरेंस रहेगा, तो फर्स्ट आयनाइजेशन से ही पीएच फाइंड करोगे। बताया था कुछ ऐसा? हाँ सर। यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन से ही पीएच फाइंड करते हैं। इसका जो वैल्यू होता है Pk1 Pk2 वो मेरे को याद नहीं है, वो देखते हैं अगर, तो वैल्यू अगर होता ही है आपका 1.6 इंटू 10⁻³ के करीब आता है, और एक आता 10⁻6 के करीब चला जाता है। तो -3 का जो वैल्यू था वहां पे जैसे लेंगे तो क्वाड्रेटिक लेना पड़ता है, बिना क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नहीं बनता इसका। आपको मैं ग्राफ बता देता हूँ कैसे आप करोगे। आप ये बताना ग्रेजुअली आपका क्या हो जाएगा, बफर की तरफ चला जाएगा कि नहीं, जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे तो। शामिल बताइए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो बफर हो जाएगा नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो भी देखो आप हाँ खुद से देखो। आपके पास अगर मान लीजिए ऑक्जेलिक एसिड्स है, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, ऑक्जेलिक एसिड अगर होगा तो इस पे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो बेटा पहले ये सोडियम ऑक्जेलेट में जाएगा, ये ऑक्जेलिक एसिड लेना चाहिए था।
H2CO4 है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो ये जाएगा आपका NaHC2O4 प्लस वाटर। फिर जब जाएंगे, अगर मान लीजिए कि आपने इसका ए लिया, इसका ए लिया, तो इसका क्या होगा 0। आफ्टर रिएक्शन ये क्या हो जाएगा आपका 0 0 ए, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड पॉइंट आएगा कि नहीं यहाँ पे, बताओ बेटा। हाँ सर। फर्स्ट एंड पॉइंट। अगर मान लो कि आपके पास अब क्या होगा कि HC2O4 माइनस ही बचा हुआ है, अब फिर उस पर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, अब फिर जैसे जाएंगे तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ऑक्जेलेट में जाएगा प्लस वाटर। अगर मान लो इसका बी लिए, इसका बी लिए, इसका 0 लिए, आफ्टर रिएक्शन अगर ये 0 0 0 बी बन जाएगा, तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा सेकेंड इन पॉइंट आ जाएगा कि नहीं। फिर हाँ सर। कितना इन पॉइंट आपके पास है, 2 इन पॉइंट। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड पॉइंट, 2 इन पॉइंट आएगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंड पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट जिसको बोलते हो, ये हो जाएगा सेकेंड एंड पॉइंट। पीएच फाइंड करने जाएंगे तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगा, उतना नहीं, सीधा एक शॉर्ट बता दो तो सेकेंड एंड पॉइंट। बेटा बता दो बिफोर गेटिंग द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, बफर रहेगा कि नहीं। हाँ सर। बिफोर गेटिंग द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आपको बफर होगा। फ्रॉम द सेकंड फर्स्ट इक्विवेलेंट टू द जर्नी ऑफ द सेकंड इक्विवेलेंट, बीच में जो रहेगा वो भी बफर रहेगा आपका। तो बेटा बता दो टू गेट द फर्स्ट इक्विवेलेंट से पहले बफर होगा, तो आपका ग्रेजुअली चेंज होकर वहां पे स्ट्रिपर आ जाएगा, फिर आपका ग्रेजुअली चेंज होकर फिर स्ट्रिपर आ जाएगा। तो दोनों इक्विवेलेंट पॉइंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रिपर चेंज हो जाए ना चाहिए आपका पीएच का, लेकिन उससे पहले आपका बफर ही रहेगा। तो बफर जब रहेगा तो आपका पीएच आपका कंटिन्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो दो इक्विवेलेंस पॉइंट को कैसे दिखाते वो देखना। कुछ आइडिया लगे श्रावण कैसे इक्विवेलेंस पॉइंट फाइंड होगा दो। हाँ सर। और देखिए एक ग्राफ बताना, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको फिर से। यहाँ से मान लो कि मैंने पीएच फाइंड किया, अब पीएच मेरा मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 लिए, यहाँ पे 10 लिए, ये 12 लिए, 14 लिए, ऐसे लिया मैंने। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ किसका ली, वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सुनना मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे डालूंगा तो क्या होगा सुनना। मान लो ये 2 और 3 के करीब से चलेगा, ये जैसे जाएगा ये आपका ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आपका ये आ जाएगा, देखना बफर होता है ये सब। ऐसे जाने के बाद आपका ये 1 2 3 नहीं जाता, उतना नहीं जाता, ये देखो ये जाने के बाद आपका ये एक ऐसे आ जाएगा बफर। फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर ऐसे जाके फिर आपका ये कैसे आ जाएगा, तो देखना इस तरह से आ जाएगा। तो 14 से थोड़ा ऊपर लेके चलेके जाना नहीं चाहिए उतना ऊपर, क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा वो। देखो ये आपको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, हाँ। अब फिर आपका फिर ऐसे चेंज होके फिर ये कुछ ऐसे चला जाएगा। तो बेटा ये बताना, ये अगर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट होगा तो ये सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट होगा कि नहीं। आपको देखो ना इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले ग्रेजुअली मैंने चेंज किया था, बफर था, यहाँ भी बफर था, फिर सडन चेंज, फिर बफर, ऐसे करके जाएगा। तो बेटा कितना इक्विवेलेंस पॉइंट मैंने फाइंड किया यहाँ पे 2। अब सुनो, अब ये जो ऑक्जेलिक एसिड होता है इसका जो होता है बेटा एक PK1 होता है और PK2 होता है। आप बताओ PK1 का वैल्यू कहाँ से आएगा, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट से या सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट से। फर्स्ट। आप क्या करना उसका मिडिल में ले लेना, मिडिल में जैसे आप करोगे कट कर देना, कट कर देना तो ये वैल्यू जो हो जाएगा वो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा PK1 कर देना। अब सेकंड का ये पॉइंट है तो उसको बीच में आप कट कर देना, सेकंड को ऐसे बीच में कट कर देना बेटा। और सेकंड को जैसे यहाँ से आप मैच कर देंगे तो यहाँ जो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे आपका पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा PK2। तो बेटा हिमांशु ये आप जो अवस्थी का या नीरज कुमार से का बुक देखें, आपको रिकमेंड करेंगे बनाएंगे तो ये सब क्वेश्चन देगा तो पकड़ लेंगे आप लोग। बताइए फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। हाँ सर। हाँ सर।
अब देखो, अब मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर मैं टॉपिक को आगे लेके जाऊंगा। एक और टॉपिक है जो बताऊंगा आपको, बताया था वो बताऊंगा आपको टॉपिक एक और। अब सुनना मेरी बात। ये जो लिए आपका टाइट्रेशन कर्व ऑफ द टू एसिड HNO3, दो एसिड सही है, टाइटेड अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो पीके किसका पूछ रहा है ये, HB का या HA का? HP। अच्छा बताओ बेटा, 50 ml पे जाके इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है कि नहीं 50 पे? हाँ सर। तो 25 पे क्या हो जाएगा उसका हाफ ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट। और 25 ml पे सीधा HB का लाइन को कट कर दो अब इधर पीएच पे, तो 5 आ रहा है कि नहीं उसका? हाँ सर। अब बताओ तो पीके कितना हो जाएगा, HB का 5 हो जाएगा कि नहीं? 5। अब बताओ श्रमन, बहुत इजी क्वेश्चन था कि नहीं, इस टाइप को पकड़ना आपका। हाँ सर। तो यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन IIT जे एडवांस में पूछा हुआ है। और ये बता दिया आपको कि आप HB किसके लिए बात करो, बी के लिए बात करो, तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट है। देखो ये इक्विवेलेंस पॉइंट, दोनों का इक्विवेलेंस पॉइंट एक ही पे दे दिया। तो आप यहाँ से कट करेंगे तो ये हो जाएगा। और देखो पीके ए अगर पूछेगा HA का तो कितना हो जाएगा वो वैल्यू, सेवन, कितना हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। अब पीके ए अगर HB का बोलेगा ना बेटा, तो ये हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से इक्विवेलेंस पॉइंट लेके सीधा HB को यहाँ पे कट कर दिया। कुछ आइडिया लगेगा कैसे फाइंड करते इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच? देखिए, और एक बताता हूँ आपको, देखना। ये सब था आपका, देखना यहाँ पे द मोलरिटी ऑफ द, ये तो पकड़ बताता हूँ आपको, IIT का जो क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ये जो टू बता रहा हूँ देखना। फिर एक टॉपिक पे चलूंगा, पहले इसको बताइए फिर एक टॉपिक पे चलूंगा। बेटा यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखा, इंक्रीज के यहाँ पे 1000 केल्विन से लेके 2000 केल्विन पे सिस्टम वाज अलाउड टू रीच। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी वर्सेस टाइम का प्लॉट दिया कि नहीं वो? देखो बेटा, पार्शियल प्रेशर बी वर्सेस टाइम का प्लॉट दिया, और ए का प्रेशर को बोल रहा है कि 1 बार आप हमेशा मेंटेन करके रखो। देखो यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है आपका, अगर आप स्टार्टिंग में पीएस, स्टार्टिंग में जब आपने इक्विलिब्रियम रखा था तो आपने प्रेशर बी का कितना मेंटेन करके रखा था, 10 किया था कि नहीं मेंटेन, 10 बार। हाँ सर। अरे बेटा, जब मैंने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट बताया था, प्रेशर वर्सेस टाइम का प्लॉट बताया था, इक्विलिब्रियम पे ये सब कांस्टेंट हो जाता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता। टाइम के साथ नहीं चेंज होता, ये प्रेशर या कंसंट्रेशन तो इक्विलिब्रियम है। और जैसे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो या तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, फिर जाके वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक नया इक्विलिब्रियम को गेन कर लिया। तो उसी को ली चैटलेस में ये सब ग्राफ इस टाइप का बताया था। तो आप सीधा देखो कि आपका 10 बार आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम का है। इनिशियल इक्विलिब्रियम अगर बी का कंसंट्रेशन, बी का आपका प्रेशर 10 बार होगा और ए का 18 बार बोल रहा है आपका, तो केपी कितना हो जाएगा, 10 होगा कि नहीं वहां पे? शामिल बताइए, 1000 केल्विन पे केपी 10 होगा। और देखो, जैसे 20,000 ये 2000 पे चले जाएंगे तो केपी आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हाँ आप बता दो, केपी मेरे को 1000 पे मिल गया 10, और 10,000 20,000 पे मिल गया मेरे को कितना, 100। अब केपी का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे और डेल जी का रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ देखते तो रेशियो नहीं फाइंड कर लेंगे। हाँ सर। तो देखो रेशियो फाइंड कर लोगे, कितना इजी क्वेश्चन था, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन बहुत टफ था। आप देखो डेल जी वन अगर फाइंड करेंगे तो -RT, डेल जी नॉट से रहेंगे -RT, तो एक ही मोल तोल नहीं लेंगे, सीधा आप करेंगे RT लॉन KP1। अब RT लेंगे तो R कितना लेंगे, 1000 लेंगे यहाँ पे, और लॉन लेंगे तो लॉन का वैल्यू कितना लेंगे आप, KP का वैल्यू 10। डेल जी ट्रू नोट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, आर ये क्या होगा 2000 हो जाएगा, और ये लॉन का वैल्यू कितना लेंगे 100। अब रेशियो पूछ रहा है आपका दोनों के बीच में, 1000 से 100 के बीच में, तो अब रेशियो डेल जी नॉट 1/डेल जी 2 नॉट का रेशियो लेंगे तो नहीं ले लेंगे, रेशियो आर आर कैंसिल होगा, 1002 कैंसिल हो जाएगा, लॉन log 2 log 10 के बेस में करो, ये कुछ भी करो वो क्या हो जाएगा आपका
दिख ही रहा है आपका। log 10 में भी इसमें करेंगे तो उसका 2 1/2 हो जाएगा। देखो कितना आ जाएगा आपका आंसर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड गिव्स 10,000 ये 1,000 to 2,000 कितना आ रहा है शर्मन? 2 आ रहा है या 4 क्या आ रहा है? 1:4 आ रहा है। 1:4. कितना आ रहा है? 1:4। 1:4. 1:4 आ रहा है ना। तो यहाँ पे दे देखा है, यहाँ पे जो गिब्स एनर्जी प्लॉट ऑफ द पार्शियल प्रेशर आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन 1,000 टू दैट ऑफ द 2,000। हाँ तो ये 1/4 आ जाएगा कि नहीं बताइए आप लोग? 1/4 गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन ऑफ 1,000 टू दैट ऑफ द एट द 2,000। तो ये 1,000 से 2,000 के बीच का रेशियो ले रहा है कि नहीं श्रावण बता दो। तो आपका 1/4 आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर दिया था वहां पे। अब देखो ये सिंपल है। कैलकुलेशन जब किए होंगे तो थोड़ा लैब में गया होगा आपने, बहुत सारा टाइटर वैल्यू लेते हो तो जो एग्जैक्ट आपका अप्रोक्सीमेटली जाता है वही वैल्यू लेके एमएल चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिटरली आप देखो कितना एमएल आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो, 9 ml ले रहे हो कि नहीं? सबसे ज्यादा उसी का वैल्यू है कि नहीं? एक्सपेरिमेंट नंबर किए, एक बार आपने 12.5 लिए इक्वलेंस पॉइंट पे जाने के लिए, एक बार आपने 10 पॉइंट लिए, एक बार आपने 9 लिए, एक बार 9 लिए, एक बार 9 लिए। तो बेटा बताओ लिटरली आपने कितना एमएल सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो न्यूट्रलाइज करने के लिए? 9 ml ही ले रहे हो कि नहीं? हाँ सर. तो 9 ml अगर हम ले लेंगे तो सीधा ऑक्जेलिक एसिड के साथ इक्वलेंस पॉइंट करेंगे। तो इक्वलेंट्स अगर करेंगे इक्वलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड्स इक्वल टू क्या करेंगे सर बताइए? इक्वलेंट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या होता है? देखो डायबेसिक एसिड होता था 5 इंटू क्या करेंगे 0.1 इंटू 2 कर देंगे। इसका कंसंट्रेशन पूछ रहा है आपसे तो मोलरिटी इंटू 9 कर देंगे। इतनी वैल्यू फाइंड कर लेंगे आप। 1/9 आ जाएगा कि नहीं आपका मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? कितना सिंपल क्वेश्चन है आपका। जो लैब में कर दो उसी को लैंग्वेज में देख के क्वेश्चन डाल दिया ये। तो मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे वो हो जाएगा आपका 1/9 मोलर। वो दिया था आपका 0.11 दिया था वो इंटीजर में, वो दिया था आपको। चलो देखो आप जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हो ये क्वेश्चन आप थोड़ा टॉपिक लिखो उसके बाद मैं बता रहा हूँ। देखो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे आपको कि नहीं पढ़ाए थे? पढ़ा तो सर. पढ़ा दिए थे ना। हाँ सर. इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑन सॉलिबिलिटी, ये आईआईटी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। ये जी एडवांस का सबसे फेवरेट टॉपिक है। इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एक होता है इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एक होता है इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस। दोनों होता था, हाइड्रोलाइसिस का भी बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किसका? सॉलिबिलिटी का। तो सॉलिबिलिटी का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बता रहा हूँ सुनिए क्या होता है। एक एग्जाम्पल देख रहे होता है। सॉलिबिलिटी ऑफ, देख रहे हैं यहाँ पे सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl in अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन। देखो इस पार्ट में क्वेश्चन बनाने से पहले, इस पार्ट में क्वेश्चन बनाने से पहले आपके पास लिटरली मैं बता रहा हूँ आपके पास कॉम्प्लेक्स का इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए स्टेबिलिटी का। तभी ये क्वेश्चन आप बना पाओगे, एक्सपर्ट बनोगे। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन जो एडवांस का जो पीवाईक्यू में देखेंगे तो आप यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैप हो जाएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन में। तो इस टाइप का क्वेश्चन का बनाने का एक ट्रिक भी होता है तो वही बता रहा हूँ आपको, ताकि क्वेश्चन को फ्रेमिंग दिखा रहा हूँ मैं कैसे पकड़ोगे। लेकिन क्वेश्चन का पकड़ने के लिए जाएंगे तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इंफॉर्मेशन चाहिए। और खुद से सोचो श्रावण कि कोई भी एग्जाम देने जाता है कैंडिडेट वो कब जाता है? पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ के जाता है। तो इसीलिए उसको हाँ. आइडिया रहता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसको आइडिया रहता है। लेकिन जो 11th स्टडिंग स्टूडेंट होता है, जो 11th में भी ऑलरेडी है, उसको इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का उतना आइडिया नहीं रहता है। इसीलिए ये सब पार्ट उसको थोड़ा टफ लगता है, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ। इसलिए ग्रेजुअली आपका इसमें मैच्योरिटी आएगा। आप जो चाहोगे एट ए टाइम नहीं, पॉसिबल नहीं है ये सब।
तो इसीलिए देखना, मैं बता रहा हूँ क्या होता रहा इसका। AgCl आपका स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है कि नहीं? हाँ सर। तो ये क्या करता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आपके Ag प्लस एक्वस में जाएगा और ये Cl माइनस एक्वस में जाएगा। अब होता क्या है इसमें, स्टेप 2 बता रहा हूँ, देखना। ये जो Ag प्लस है, ये NH3 एक्वस जो दिया आपने उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। AgNH3 ट्वाइस प्लस, ये कॉम्प्लेक्स बना दिया। इसमें रूल क्या होता है कि फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। देखो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसको बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो बेटा इसका जब फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखोगे, KF लिखोगे, तो KF क्या हो जाएगा, AgNH3 का ट्वाइस प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ NH3 ट्वाइस। ये जनरली क्या होता है, वेरी लार्ज। आप एक काम बताना, यहाँ पे ये लॉजिक क्या है, सुनिए। अगर कॉम्प्लेक्स आपका बहुत स्टेबल है, अब बहुत लार्ज है उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट, तो ऑलमोस्ट जितना भी Ag प्लस आपका सॉल्यूशन में, तो सबको लेके कॉम्प्लेक्स में लेके भाग जाएगा कि नहीं वो? हाँ सर। तो यहाँ पे थ्योरी क्या होता है, सुनिएगा। ड्यू टू वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट, यही इसका ट्रिक होता है, इसी से क्वेश्चन पकड़ेंगे। अभी रुकिएगा। वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑलमोस्ट Ag प्लस क्या हो जाएगा आपका, कंज्यूम हो जाएगा कि नहीं? Combines with NH3 to form stable complex, ऑलमोस्ट वो रीड कर जाता है। अब देखो इसको कैसे हम लोग वर्क करेंगे। अगर मान लो इसका सॉल्विटी S होगा तो ये S आएगा, लेकिन बेटा S में से इसका S माइनस एक्स, इसका मान लो कि आपने 0.1 लिया था, तो ये 0.1 माइनस 2x, और ये क्या हो जाएगा, x आएगा कि नहीं, ये बताना। तो यहाँ भी आपका S माइनस एक्स रहेगा कि नहीं? देखो श्रवण, ये दो इक्विलिब्रियम आपका एक साथ आ गया। अब किसी का वैल्यू लार्ज है, किसी का है, कोई फॉरवर्ड फेवर किया, कोई बैकवर्ड फेवर, डजेंट मैटर। आप यहाँ पे Ag प्लस Cl माइनस दिया, उसमें से Ag प्लस में से मान लो कि x मोल पर लीटर आपने Ag प्लस को NH3 के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो Ag प्लस बचेगा कितना, S माइनस एक्स बचेगा। हाँ सर। क्लोराइड तो नहीं, क्लोराइड तो कुछ नहीं होगा, क्लोराइड तो जितना AgCl देगा उतना ही क्लोराइड जैसे का तैसा वैसे ही बैठा रहेगा, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन आपका ऑलमोस्ट Ag प्लस चला गया कॉम्प्लेक्स में, ऑलमोस्ट। अब देखो, अगर इसको इक्वेशन 1 ले लूंगा मैं, इसको इक्वेशन 2 लूंगा, दो इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो Ag प्लस कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? 1 प्लस 2, ओवरऑल अगर मैं जाऊंगा तो इसका क्या क्या हो जाएगा देखना, दोनों को कैंसिल कर देंगे तो आपका हो जाएगा AgCl सॉलिड प्लस 2NH3 एक्वस, दैट गिव AgNH3 ट्वाइस प्लस, और बेटा हो जाएगा यहाँ पे Cl माइनस एक्वस। किसको मैंने कैंसिल कर दिया देखो तो,
याद करो जब कॉमन कंपोनेंट लेते थे उसका कंसंट्रेशन को कैंसिल कर देते थे कि नहीं, याद करो कॉमन एंड इफेक्ट में। अब इसमें जो जाएंगे इसका जो केसी होगा, केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो, केएसपी इंटू के एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका केसी हो जाएगा कि नहीं, आप देखना। बेटा हो गई है श्रावण, देखो ना आप यहाँ पे, ये जो वैल्यू आपका एक्स है, ये वैल्यू 0.1 माइनस 2x, क्योंकि इसका x जाएगा तो इसका 2x जाएगा। और यहाँ से ये वैल्यू आपका ऐसे ही रखा मैंने, तो वही तो मैंने यहाँ पे ओवरऑल दिया। हाँ सर। अब सुनिए यहाँ पे क्या होता है, ये जनरली क्या होता है कि बहुत सॉल्वेटी तो बहुत कम होता है, इसलिए बहुत स्मॉल वैल्यू एजी प्लस को आप कंज्यूम करवा रहे हो, मतलब कि अमोनिया के रिस्पेक्ट में उसका बहुत स्मॉल पार्ट जा रहा है। मतलब कि आप ये 0.1 माइनस 2x को ऑलमोस्ट 0.1 मोलर ही लेके चलोगे उसको, क्योंकि बहुत एक्सेस है वो। और क्या याद रखना, और क्या याद रखना, x जो होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू s होगा ड्यू टू वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये सब थोड़ा जंक्शन जानना पड़ेगा, मतलब कि ये और ये को एक स्क्वायर या एस स्क्वायर कर देंगे, दोनों के इक्वल ले लेंगे, यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर कर देंगे, के एस पी के एफ का वैल्यू दिया रहेगा तो एस का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते वहां से, बताइए आप। सर सर बताइए। सर बोल रहे थे वो के फॉर्मेशन कांस्टेंट तो बहुत हाई है, सो उसके बाद भी क्या हम 2x को 0.1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, एक काम देखिए बता रहा हूँ, केएसपी अगर दिया रहेगा तो केएसपी का स्क्वायर रूट लगेंगे तो वहां से एजी प्लस का कंसंट्रेशन निकलेगा, उतना ही एजी प्लस देगा वो। तो हाँ सर। आपका जो हो जाएगा बहुत स्मॉल पार्टी आपके एजीसीएल वाटर में डिजोल्व हो जा रहा है वहां पे, तो आपका हाँ बहुत ज्यादा अमाउंट एजी प्लस आपका डिजोल्व होते जा रहा है। लेकिन बेटा जब NH3 ले रहे हैं वो एक्सेस रिएजेंट है, वो जो भी रिएजेंट आपका इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ना, वो जो कम्प्लेक्स करने जाता है वो सब हमेशा एक्सेस ही रखा जाता है। मतलब कि सिल्वर जो होता है वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स तभी बनाता है जब एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड लोगे। सिल्वर साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स तभी बनाएगा जब साइनाइड आपका एक्सेस रहेगा। सिल्वर क्लोराइड के साथ तभी कॉम्प्लेक्स बनाएगा जब क्लोराइड आपका एक्सेस रहेगा। तो जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है वो हमेशा एक्सेस ही रखा जाता है। ये थ्योरी ही उसी पे बेस्ड है कि रिएजेंट जब लैब का आप सॉल्ट एनालिसिस पढ़ोगे तो वहां पे ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा कि आप जब आप क्या करते हैं, सिल्वर नाइट क्लोराइड होता है, तो सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फ्यू ड्रॉप देंगे, तो पहले तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, वो ग्रेजुअली कन्वर्ट होता है ब्लू प्रेसिपिटेट में। अगर छोड़ दोगे तो ब्लू प्रेसिपिटेट ही रह जाएगा, लेकिन एक्सेस अमोनिया देने के बाद डिजोल्व हो जाता है, इसीलिए अमोनिया जो रहता है बहुत एक्सेस लिया जाता है, इसलिए ऑलमोस्ट उसी का कंसंट्रेशन उतना ही आप छोड़ दो। ओके सर। आई बात समझ में। द कॉम्प्लेक्स जितना भी एजेंट होगा सबका कंसंट्रेशन मैक्सिमम लेके चलेंगे, देखिए क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये आपका ये उतना ही रख देंगे। और ड्यू टू द वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ द के एफ, आपका खुद से सोचो जितना एजी प्लस यहाँ पे मेरा बना, वो सारा का सारा तो लेके भाग गया कम्प्लेक्स में, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होगा वो ऑलमोस्ट एजी प्लस के कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। और एजी प्लस और क्लोराइड का कंसंट्रेशन तो ऑलमोस्ट इक्वल है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू एस बोल देंगे कि नहीं आप। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर ये फॉर्मेशन कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट बहुत स्मॉल होता तो ये एक्स का वैल्यू अगर जाते तो एक्स का वैल्यू जो होता है एस के साथ हम लोग इग्नोर ही, इक्वल ही नहीं लेते, क्योंकि सोचते कि बहुत स्मॉल पार्टी जा रहा है आपका कम्प्लेक्स में, तो बेटा नहीं करते। लेकिन केएफ का वैल्यू लार्ज होने के चलते, केएफ का वैल्यू लार्ज होने के चलते मैं जितना भी एजी प्लस को बताया सारा एजी प्लस को मैं लेके चला जाऊंगा कम्प्लेक्स, वो ऑलमोस्ट मैं लेके चला गया, क्योंकि लिख भी दिया मैंने कि ऑलमोस्ट एजी प्लस कंबाइन विद NH3 टू फॉर्म दिस डबल कम्प्लेक्स। तो ऑलमोस्ट सब कर दिए बेटा वहां पे, तो इसका मतलब ये कुछ बचा ही नहीं रहा, वो सारा का सारा लेके चला गया।
अब बताओ, सॉल्यूशन में इसका और इसका कंसंट्रेशन तो ऑलमोस्ट क्लोज होगा, लेकिन ये तो चला गया कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स में। तो अब जो कॉम्प्लेक्स का जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन होगा, वो क्लोराइड का कंसंट्रेशन का ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। बताइए। तो बस इसी थ्योरी पे इसका बेस्ड है, थ्योरी यही पार्ट है इसका। तो ये जो होता है ना, ये पार्ट समझने में सबसे ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, किस पार्ट में, इस पार्ट में, फॉर्मेशन कांस्टेंट। एक क्वेश्चन मेरे को दिखाने दो, फिर मैं एक थ्योरी ऐड करूंगा। तो क्वेश्चन दिखा दो आपको, एक क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा यहाँ पे। ये सॉल्वेट है, ये छोड़ो, ये सब आपका थोड़ा डिफरेंट है, ये इसी पे कर देता हूँ। ये ZnCl2 ये भी है। अब इस पे करता हूँ, ये मान लो कि 3 या 2 जो है, ये करता हूँ मैं पहले। देखो यहाँ पे सेम थ्योरी को रिएक्शन कंबाइन करके लिख दिया कि नहीं यहाँ पे? देखो तो KF का वैल्यू बहुत लार्ज दिया कि नहीं श्रवण? देखो KF का वैल्यू 13 दिया कि नहीं? हाँ सर। और पूछ रहा है कि नहीं कि फाइंड द मोलर सॉल्वेट ऑफ AgCa AgBr इन 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका सोडियम थायोसल्फेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है कि नहीं वो, थायोसल्फेट H2O3 के साथ। तो देखो क्या करेंगे आप, AgBr सॉलिड है, ये टूटेगा किस में, Ag प्लस Br माइनस। अब ये Ag प्लस 2 थायोसल्फेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा, और उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत हाई है। देखो मैंने बताया फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत हाई है। तो आप क्या करेंगे, Ag H2O3 3 माइनस कर देंगे। बेटा बताओ, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो जैसे मैंने बताया था अभी, इसको S लेंगे तो S माइनस एक्स कर देंगे, इसको S कर देंगे, इसको S माइनस एक्स कर देंगे। इसका वैल्यू आपको पूछ ही रहेगी, उसका कंसंट्रेशन कितना लिए, 0.1। तो बहुत लार्ज होता है ये, हाई होता है ये। तो मैंने क्या बोला, उसको 0.1 ही ऑलमोस्ट कर, 0.1 माइनस 2x करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 0.1 ही रखेंगे उसका कंसंट्रेशन। ये बेटा कितना हो जाएगा, x कर देंगे। ओवरऑल लग जाएंगे तो क्या रिएक्शन हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा कि नहीं आपका, AgBr सॉलिड प्लस आपका 2H2O3 2 माइनस, दैट गिव AgS2O3 2 3 माइनस प्लस ब्रोमाइड। बेटा होगा कि नहीं, ये बताओ आप लोग ओवरऑल। आप देखना है यहाँ पे ओवरऑल, अगर मैंने लिया था यहाँ पे, तो KSP KFT है आपका। तो 5 इंटू 10 का माइनस 13, 5 इंटू 10 का 13, ये जैसे आ जाएंगे 5 इंटू 10 का 13, 5 13 करेंगे, तब बेटा क्या लिखेंगे आप, ऊपर क्या हो जाएगा आपका, x होगा। श्रावण बताइए, x इंटू एस होगा कि नहीं? हाँ। और नीचे क्या होगा, 0.1 का स्क्वायर कर देंगे। और एक्स और एस को क्या बोला था मैंने, इक्वल लेने के लिए बोला था कि नहीं अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका कंज्यूम हो रहा है। क्योंकि आप देखो ना, फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा है बेटा, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट देखो ना बहुत ज्यादा। मतलब ये Ag प्लस जो यहाँ पे है ना, सारा Ag प्लस को ये थायोसल्फेट लेके चला गया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये आपका ये तो दोनों एक ही से आ रहा था, लेकिन इसका जितना है, आप इसको लेके चला गया, इसको छोड़ दिया। इसका मतलब कि इसका और इसका कंसंट्रेशन तो कंपेरेबल हो गया आपका। तो बेटा बताइए क्या होगा, 25 इक्वल टू S स्क्वायर अपन 0.1 का स्क्वायर करेंगे, तो S इक्वल टू 0.5 मोलर आएगा कि नहीं? बेटा बताना आ रहा है कि नहीं, 0.5 के करीब? हाँ सर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो आप ये बताना कि थ्योरी थोड़ा समझ में आ रही है, कैसे इग्नोर करते, किसको करते हम लोग। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आपको देखना है यहाँ पे। ये तो क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, पहले ये देखना आप, चेक कर रहा हूँ है कि नहीं क्वेश्चन।
VKCD ये सब तो आपको बाद में बताऊंगा। ये आपका एक सॉल्यूशन था यहाँ पे साइमल्टेनियस। ये भी अच्छा क्वेश्चन था जो बताने वाला था आपको। तो ये पहले इधर आइए, इसके पार्ट्स पे ये देखना, ये 4 देखिए। देखो बोल रहा है कि मिनिमम पीएच रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ जेडएनएस। बताओ जेडएनएस को प्रेसिपिटेशन को रोकना है। बेटा मैंने थोड़ा हिंट दिया था, जेडएनएस का प्रेसिपिटेशन किस में होता है, एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में H2S पास करते हैं। थोड़ा हिंट दिया था मैंने ये। Zn2+ होता है, ये मैंने हिंट दिया था, ग्रुप 4 का होता है ये। ग्रुप 4 में H2S पास करते हो आप बेसिक मीडियम में। तभी आपका जेडएनएस का प्रेसिपिटेशन होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। लेकिन आपको क्या करना है, ये प्रेसिपिटेशन को रोकना है। तो फिर प्रेसिपिटेशन को अगर रोकना है आपको, अगर Zn2+ है आपका सॉल्यूशन में, अगर H2S आपने पास किया एसिडिक मीडियम HCl में, तो नो प्रेसिपिटेशन ऑफ ZnS नहीं होता। इसका रीजन मैंने बताया था, KSP आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट KSP को एक्सीड ही नहीं कर पाएगा इस टाइम, इसलिए प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। वहां पे KSP आपका क्या होता है, यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट जो होता है, आयनिक प्रोडक्ट वो KSP से बड़ा हो जाता है, इसलिए प्रेसिपिटेशन हो गया। यहाँ पे नहीं होता, इसलिए प्रेसिपिटेशन नहीं होता। तो आपको ये सब थ्योरी पढ़ने के लिए आपको सॉल्ट एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, जो अभी नहीं पढ़े आप लोग। तो आप सीधा देखेंगे कि Zn2+ आपका सॉल्यूशन में, उसको प्रेसिपिटेशन ZnS का रोकना है, लेकिन आप वहां पे H2S दे रखे हो। H2S दे रखे हो तो आप प्रेसिपिटेशन को रोकना है आपको वहां पे। तो आप देखो, आपको बोला कि पीएच बताओ क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन बनाने से पहले आप क्या करना, पहले ये फाइंड कर लो कि सल्फाइड आपको मिनिमम कितना चाहिए सॉल्यूशन में, ताकि आप प्रेसिपिटेशन नहीं रोक के आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के रखेंगे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के रखने के लिए आपका सल्फाइड कितना चाहिए वो पहले फाइंड कर लो। देखो मैं बता रहा हूँ, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब जाएंगे तो KSP आप जानते हो Zn2+, और ये होता है सल्फाइड। अब बेटा KSP दिया है आपका, देखो यहाँ पे KSP दिया है, 10 का -21 करेंगे। Zn2+ का कंसंट्रेशन कितना है यहाँ पे 0.01। तो सल्फाइड कितना चाहिए मेरे को, सॉरी वो फाइंड करना है। तो सल्फाइड मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है चेक कर लो, तो 19 मोलर। बेटा ये जो सल्फाइड का मैंने Zn2+ का आपका कंसंट्रेशन ऑलरेडी वहां पे 0.01 रखा है। ये जो सल्फाइड का कंसंट्रेशन मैंने फाइंड किया, ये किसका है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। मतलब अगर इतना सल्फाइड आप मेंटेन कर लोगे तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पकड़ने से पहले आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन का सल्फाइड का कंसंट्रेशन फाइंड कर लेना। मतलब कि वो कंसंट्रेशन अगर मेंटेन करेंगे तो नो चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन, क्योंकि आप तो आयनिक प्रोडक्ट नहीं, आप KSP से फाइंड कर रहे हो। बस इतना ही सल्फाइड आपको लाना है H2S से। अब H2S क्या होता है, डायबेसिक एसिड होता है। इतना ही सल्फाइड आप लोगे H2S से, तो H2S इतना सल्फाइड देने के लिए कितना अपना पीएच मेंटेन करेगा, वो आपको फाइंड करना है। लिटरली वही बोल रहा है आपको। तो आप देखो यहाँ पे H2S का कितना कंसंट्रेशन लिया, बताइए सब, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S। H2S क्या होता है, ये प्रेसिपिट, ये जब जाता है तो ये 2H+ जाएगा और सल्फाइड जाएगा। आपको यहाँ पे 0.1 मोलर दे दिया, फिर यहाँ पे आपने 10 - 19 मोलर ले लिए। ये आपको फाइंड करना है, तो नहीं फाइंड कर लेंगे आप, श्रमन बताओ। हाँ सर। क्योंकि ये सारा कुछ एक ही सॉल्यूशन में है। H2S आपने वहीं पे रखा, ZnCl2 आप वहीं पे रखे, आपको ZnS को प्रेसिपिटेशन रोकना है। तो Zn2+ का कंसंट्रेशन आपको फिक्स कर दिया, वहां से आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन का पीएच फाइंड कर लो सल्फाइड का, और फिर H2S के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उसको सल्फाइड का कंसंट्रेशन पुट कर दो। अब वहां से पीएच आप फाइंड कर लेंगे कि वही सोर्स है पीएच का, और तो कोई सोर्स है नहीं पीएच का। आप बता दो यहाँ पे ये कितना आयनाइजेशन आप ले रहे हो, 2 आयनाइजेशन का पार्ट है कि 1 आयनाइजेशन का पार्ट है ये।
बताइए। सॉरी, ये दो आयनाइजेशन का पार्ट सही है। H प्लस का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और सल्फाइड का कंसंट्रेशन करेंगे और H2S का कंसंट्रेशन लेंगे। बेटा बता दो तो आप यहाँ पे K1 K2 का वैल्यू दिया रहेगा। देखो K1 K2 का प्रोडक्ट ही दे दिया आपको 10⁻20। H प्लस का आपको पूछ रहा है सल्फाइड कितना हो जाएगा 10⁻19. 19। ये कितना था 0.1। आप बेटा बताना H प्लस स्क्वायर कितना आ रहा है आपका। जैसे देख रहा हूँ यहाँ पे 21 आ जाएगा तो 10⁻2 आ जाएगा। तो आप बता दो H प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1 मोलर। आप बेटा बता दो 0.1 मोलर तो पीएच कितना हो जाएगा 1। अगर पीएच आप 1 मेंटेन करेंगे ना तो सल्फाइड आपका रहेगा 10⁻19 मोलर। और 10⁻19 मोलर सल्फाइड अगर रहेगा ना आपका तो आपका वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन चांस ही नहीं है। हाँ, इससे ज्यादा अगर सल्फाइड कर दोगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन रिड्यूस होगा तो पीएच आपका इंक्रीज हो जाएगा। इससे ज्यादा पीएच पे लेके जाएंगे तो आपका प्रेसिपिटेट होने का चांस है। आइडिया लगा आपको, बताइए कैसे फाइंड करते हैं ये सब। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल किया कि मेरे को पता है इसलिए मैंने ग्रुप लिख दिया यहाँ पे। लेकिन आप क्वेश्चन से पकड़ो कि आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपका ZnCl2 है और H2S का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। आप उससे ZnS का प्रेसिपिटेशन को रोकना है आपको। तो आप क्या करेंगे, Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया था तो उससे पहले सल्फाइड का कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे, KSP दिया था। आफ्टर गेटिंग द कंसंट्रेशन सल्फाइड, now you have to move through the saturated solution of H2S because this is the source of H plus, इसलिए उसी की तरफ जाएंगे। सल्फाइड यहाँ पे लॉक कर दिया मैंने क्योंकि प्रेसिपिटेशन को रोकना है आपको। सैचुरेटेड है इसीलिए H2S का कंसंट्रेशन फिक्स है। तो H प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे कितना होगा इसी कुब्रिया के लिए। तो दो आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया रहेगा, सबका वैल्यू फाइंड कर लो। समझ में आया श्रवण। देखो आप एक काम करना, मैं एक चीज जो बता रहा हूँ आपको देखना है यहाँ पे, ये देखो ये क्वेश्चन जो है सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है कि नहीं, चेक कर लो। बताइए उसी के जैसा क्वेश्चन है कि नहीं। ये जो एडवांस 2020 का जो पूछा ये उसी टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं, चेक करो आप लोग। हाँ सर। ये जो हाँ क्वेश्चन, सर. इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था वो पहले क्वेश्चन बताया था मैंने आईटी जे एडवांस का पुराना क्वेश्चन था, मतलब 2008 और 9 में कभी पूछा था, 8 और 9 में कभी पूछा था, नहीं 8 9 3 और 4 में कभी पूछा था। और उसी टाइप का क्वेश्चन को रिपीट कर दिया 2020 में। देखो कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, वहां पे 0.01 था, यहाँ पे 0.05 ले लिया। H2S का वही कंसंट्रेशन रखा, H प्लस पूछ रहा था, KSP का वैल्यू चेंज कर दिया। कुछ आइडिया लगा कैसे फाइंड करते हैं ये सब। हाँ सर. आप देखो उसके नीचे जब जाओगे तो नीचे आपका एक 6 होगा जो क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन को पकड़ने के लिए आपको हाइड्रोलाइसिस का कंडीशन समझ में आना चाहिए तभी पकड़ पाओगे। तो वो क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, वो बता रहा हूँ, रुकिए अभी उस पर आऊंगा। वो 2018 में सबसे टफ क्वेश्चन पूछा था केमिस्ट्री का, बहुत लो स्कोर पे सिलेक्शन हुआ था। 2018 का क्वेश्चन टफ था, 2022 का क्वेश्चन टफ था, 2023 का भी क्वेश्चन टफ था, 2024 का इजी पेपर था, इसलिए सिलेक्शन हाई चला गया। तो इसलिए देखिए कि बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो, उसके लिए थोड़ा थ्योरी और बताना पड़ेगा आपको। ये मैंने बताया आपको, ये सब कर लोगे आप। इधर का पार्ट सब थोड़ा ट्राई करना, मैं ये PDF दे दूंगा, थोड़ा ट्राई करना आप लोग। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं उस टॉपिक पे आऊंगा। ये बता दिया आपको, ये बता दिए, ये तो आगे बताऊंगा। ये सब इंडिकेटर का थ्योरी का था, इंडिकेटर का मैंने कुछ कुछ थ्योरी बता दिया था आपको। तो ये सभी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। एक सिंपल बताइए तो आप लोग, इसमें सबसे ज्यादा सॉल्वेटिव मैक्सिमम किस में होगा AgCl का। अब तो थोड़ा आइडिया लगा होगा आपको। NH3 में, क्यों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं, बताइए आप लोग। हाँ सर। हाँ आप फिर सर. बोल रहे हैं कि सॉल्वेटिव प्रोडक्ट, आप एक का बताइए, आप थोड़ा सब कंसेप्ट आपका बिल्डअप हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, बताइए थोड़ी थोड़ा पकड़ में। क्योंकि आनी का मैं जानबूझ के इतना क्लास लिया इसीलिए थोड़ा पकड़ में आना चाहिए। अवधि श्रावण जब आपने पढ़ा होगा, अब आप फिर जी का क्वेश्चन बनो कहीं बनो, क्वेश्चन बनेगा आपसे। देखो यहाँ पे सॉल्वेटिव प्रोडक्ट दिया है आपका, और व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन Zn2 प्लस इन 0.1 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आप खुद से बता दो। KSP दिया है और यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो 50% आयनाइज हो रहा है उसमें बोल रहा है आपका।
तो बता, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन अगर 50% एनाइज हो जाएगा तो वो हाइड्रोक्साइड को देके लॉक कर देगा कि नहीं सोल्यूशन में? बेटा एक काम करो, केएसपी जब इतना कम वैल्यू है तो उससे हाइड्रोक्साइड आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो ज्यादा हाइड्रोक्साइड आपका किधर से आएगा? अमोनिया। देखो, ये जब जाएगा आपका, ये जब आपका Zn2+ जाएगा और 2H माइनस रहेगा आपका, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे 50% एनाइज कर रहा है वो, तो मैं NH4+ बनाऊंगा, ये OH माइनस आएगा, यहाँ पे कॉमन आयन आ गया कि नहीं? अब बेटा ये बताइए, आपने इसका 0.1 लेके चला था, तो ये 0 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम पे जाएंगे तो 0 - 1 इंटू क्या हो जाएगा? 0.05। क्यों बताइए? 50% ही गया ना। तो OH माइनस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा आपका? 0.05 मोलर, मतलब 0.005 मोलर। आप बता रहा हूँ KSP इक्वल टू क्या होता है? Zn2+, और ये OH माइनस का स्क्वायर। बेटा बताना, KSP दिया 10⁻14, Zn2+ आपसे पूछ रहा है क्या होगा? आपको 0.005 का स्क्वायर कर देंगे तो बेटा Zn2+ का कंसंट्रेशन नहीं फाइंड हो जाएगा? कितना आ जाएगा देखो तो आप लोग। सी आ जाएगा, सी या बी को आएगा? देखिए सर, बना जाएगा सी या बी। हाँ बिल्कुल। तो ये सब अगर कंसेप्ट आप समझ में आ जाएगा कि कॉमन एंड क्या होता है, किसका कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करना है, किसके कंट्रीब्यूशन को लेना है, कहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, कहाँ पे बफर एक्शन, बफर आपका आएगा, ये सब अगर समझ में आएगा तो एक में आपका इजी लगेगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी या बी? जहां तक मैं देख रहा हूँ 5 × 10⁻³ कर देंगे तो 6 हो जाएगा, सी आ जाएगा। ऐश्वर्या बताइए, सी आ रहा है कि नहीं है? तो सी आएगा, चेक कीजिएगा। हाँ सर। सी। अब देखो, तो सी आने के बाद ये तो क्वेश्चन बता दिए आपको। ये क्वेश्चन भी जाओगे तो आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोटरेजिसियल का दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया यहाँ पे, एज 200 दिया आपका वहाँ पे, दैट ऑफ द यहाँ पे दिया आपका, दिया तो व्हाट इज द केएसपी ऑफ Ag2S, ये पूछ रहा आपसे। तो थोड़ा मैं टाइप, ये आप लोग खुद से करके लाना, ठीक? मैं होमवर्क कर देता हूँ, ये सबको ट्राई करके लाइएगा आप लोग थोड़ा। ये सब भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जाएंगे ना तो इसमें ये तो क्वेश्चन अभी मैं बना देता हूँ, ये भी आप होमवर्क करके लाएंगे। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये सब, ये होमवर्क नहीं, अभी मैं कर देता हूँ एक लास्ट। और भी क्वेश्चन है इसमें, ये सब क्वेश्चन आप देखोगे तो उसी फॉर्मेशन सबसे दिया मैंने। आप ये देखना यहाँ पे, ये 8 या 9 दे रहा हूँ, देखो। बताइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका दिया है तो फॉर्मेशन कांस्टेंट इसका रिवर्स बहुत हाई होगा कि नहीं? साइनाइड का। आप ऐसा कर दो ना, आप ये देखो Ag+, आपको बोल रहा है कि ये सॉल्यूशन है। आप आइए सबसे पहले इसी सॉल्यूशन पे आइए। AgNO3 को अगर KCN के साथ मिक्स करेंगे तो ये बना देगा आपका AgCN2- अब प्लस हो जाएगा आपका 2KCN लेंगे तो साइनाइड लगता है, यहाँ पे 2 साइनाइड लिख दे देता था, तो 2 साइनाइड रखेंगे, Ag+ रहेगा आपका, तो ये आ जाएगा। और भी एक सॉल्ट होगा KNO3, तो के इधर रहेगा, एक NO3 इधर रहेंगे, तो NO3 उधर रखते के, तो एक रखेंगे। मान लो कि आपने NO3- रखा है यहाँ पे, K+ हो तो K+ से कोई मतलब ही नहीं है आपका, साइड कर दो उसको। इसको साइनाइड ले लो, यहाँ पे नाइट्रेट होगा, साइड कर दिया मैंने उसको। अब ये बता दो, आपने AgNO3 कितना मोल लिया था?
03। ये कितना था आपका 0.1। तो देखो, तो इसमें नहीं लगता आपको कि ये इक्विलिब्रियम का साइन मैंने दिया था? आपको नहीं लगता कि ऑलमोस्ट ये चला जाएगा आपका NO3? एक्सेस कौन है आपका श्रावण, बताइए तो। cyanide, साइनाइड। आफ्टर आफ्टर रिएक्शन बता रहा हूँ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मान लीजिए साइन भी हटा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा बताइए, 0.07 रहेगा ये? नो, ये तो चला जाएगा आपका 0। ये कितना हो जाएगा बेटा, 0.07 बचा रहेगा ये कितना बनेगा बेटा? 0.03 मोलर। मतलब कॉम्प्लेक्स आपका 0.03 मोलर बन गया। अब बोल रहा है कि सिल्वर आयरन कंसंट्रेशन, आप बताओ सॉल्यूशन में कितना होगा? तो सॉल्यूशन में तो सिल्वर तो चला गया। आप बता दो, ये साइनाइड कॉम्प्लेक्स ही थोड़ा सिल्वर दे देगा कि नहीं आपका? ये Ag जो साइनाइड है आपका, ये 2 माइनस, ये आपका बहुत कम पड़ जाएगा, मैक्सिमम तो इधर ही रहेगा आपका। ये Ag प्लस और 2Cl माइनस देगा। अब इसमें देखो, आप Ag प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ से फाइंड करना है। आप ऐसा ले लेंगे कि ये 0.03 मोलर है ये टाइम 0 लिया। ये साइनाइड का ऑलरेडी आपका 0.07 मोलर है, कहाँ है बताओ तो आप लोग। तो श्रावण देखो, ये बचा हुआ है कि नहीं है वो? हाँ सर। सर अब वो 0.1 क्यों होगा? इसका सर वो 2CN, वो तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट है। अच्छा, कॉफिशिएंट डिफरेंस है ना, हाँ सही बात, तो वो उसको माइनस कर, सही बोलते हैं अपने। 0 पॉइंट लेंगे तो 2 इंटू 0.06 करेंगे, 3 करेंगे तो कितना आएगा, 0.04 आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। 0.04 ही रखिए, एकदम सही सही बोला आपने, तो 0.4 ही रखिए इसको। अब बेटा बता दो, ऑलरेडी आपका 0.04 मोलर कहाँ से आ गया आपका? पोटेशियम साइनाइड जो ऑलरेडी बचा था वही अभी मेंटेन करेगा वो। अब एक काम करो, एट इक्विलिब्रियम पे जब जाएंगे आपके यहाँ पे, तो आपका 0.03 में से कुछ पार्ट इसका चला जाएगा, एक्स। ये मान लो एक्स आ जाएगा, ये 0.04 प्लस 2x आएगा, इसको तो इग्नोर कर देंगे, आप 0.04 ही रखेंगे नहीं इसका वैल्यू, श्रावण बताओ आप लोग। हाँ सर। क्योंकि देखो, कॉम्प्लेक्स जो होगा, कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा, इसका देखो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो कितना स्मॉल वैल्यू दिया, बहुत स्मॉल है कि नहीं? तो बेटा बहुत स्मॉल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका मतलब ये ऑलमोस्ट आयनाइज होगा ही नहीं, बहुत स्मॉल पड़ जा रहा है। तो आप बेटा ऑलरेडी यहाँ पे साइनाइड है, उसमें से कितना मेरे को साइनाइड मिलने वाला है, इसीलिए मैंने इस पार्ट को इग्नोर ही कर दिया, उतना ही रख दिया। अब बेटा बता दो, ये 0.03 जो कॉम्प्लेक्स आपने बनाया था, वो उसमें से एक बहुत स्मॉल पार्ट जाएगा आपका डिसॉल्व होने की, बहुत ज्यादा पार्ट, मेजर पार्ट चला जाएगा। अरे बेटा इसका मैंने केसी दे रखा है, केसी देखो कितना आपका, 4 × 10⁻19। ये बहुत लो है, टू लो है ये, टू स्मॉल है ये। अब बेटा टू स्मॉल होगा तो आपका क्या हो जाएगा, आप खुद से बताइएगा क्या होगा कंडीशन। ऑलमोस्ट इसको लो कर देंगे कि नहीं आपका, इसको ऑलमोस्ट हम लोग 0.03 मोलर ही रखेंगे कि नहीं आपका? हाँ सर, आप बता दो, आपका जो वैल्यू दिया था वो क्या दिया था, 4 × 10⁻⁻, कितना दिया था, 19। ये वैल्यू एक्स कर देंगे, इसका 0.04 का स्क्वायर कर देंगे, अपॉन 0.03 कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू एक्स का फाइंड कर लेंगे कि नहीं बेटा, बता दो तो कितना आ जाएगा। ये जहां तक मैं देखता हूँ यहाँ पे एक एक 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो आपका 3/4 0.75 के करीब, मतलब कि ऑप्शन डी होने का चांस है कि नहीं, चेक कर लो। हाँ सर। तो आप बताइए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का कुछ आइडिया लगा आप लोगों को कुछ? शामिल बताइए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सॉल्बिडिटी का कुछ आइडिया लगा? हाँ सर। आप बताइए, तो आप क्या करेंगे, जब मैं क्लास को थोड़ा एंड कर रहा हूँ क्योंकि अर्जेंट काम है थोड़ा मेरा, क्योंकि एक फ्रेंड है मेरा कैंपस में, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जाना मेरे को, अभी उसका है बर्थडे आज, तो इसलिए मैं मीटिंग को छोड़ देता हूँ। और ये होमवर्क आपको दिए, होमवर्क करके आइए,
और होमवर्क करके आइएगा। तो नेक्स्ट क्लास जब रेडॉक्स टाइटेशन पे नेक्स्ट क्लास में ले रहा हूँ तो उसमें थोड़ा पहले मैं आपको होमवर्क ये चेक करूंगा ताकि आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को, बताइएगा। हाँ तो हाँ मीटिंग सर। को इन करो, रेडॉक्स टाइटेशन का आप थोड़ा प्रैक्टिस करके रखिए। रेडॉक्स टाइटेशन नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा आपको, उसमें भी टाइटेशन का इंड पॉइंट सब कैसे होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जे एडवांस का क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। चलिए ठीक है, चलिए टेक केयर, गुड नाइट। नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा आपको। और चलिए थैंक यू सर, गुड नाइट सर। वेलकम थैंक यू सर।